का क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज और जो 4th प्रॉपर्टीज था वो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक स्पेशल लॉ है, वांट हॉफ लॉ। आज का क्लास इसी वांट हॉफ लॉ को लेकर के है। वांट हॉफ नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज, पहला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का जो दिया गया था वांट हॉफ को ही दिया गया था। इनका पूरा नाम जैकोबस हेनरिकस वांट हॉफ था। 1901 ईस्वी में इनको केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। आज हम लोग इन्हीं के कंट्रीब्यूशन को लेकर के एक जो लॉ है, जो नियम है वो पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए नियम है, साइंटिस्ट का नाम जैकोबस हेनरिकस वांट हॉफ। ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे और इनको 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। और केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज इन्हें ही मिला था। इन्होंने साइंस के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे फिजिक्स के भी इन्होंने नियम बनाए, बायोकेमिस्ट्री के भी बहुत सारे नियम बनाए। और इन्हीं के नियमों में से आज एक नियम पढ़ेंगे, वांट हॉफ लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। विलियन में एक गुण था ऑस्मोटिक प्रेशर। उस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वांट हॉफ ने जो नियम बनाया, आज के क्लास में केवल और केवल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो वांट हॉफ का नियम है वही पढ़ेंगे। इनका 2 नियम है वांट हॉफ का ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। फिर हम लोग उस दोनों नियम को कंबाइंड करके एक सिंगल नियम बनाएंगे। तो पहले अलग अलग देख लेते हैं कि वांट हॉफ का पहला नियम क्या है, वांट हॉफ का दूसरा नियम क्या है। पहला नियम और दूसरा नियम दोनों को मिलाएंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले शुरू करते हैं वांट हॉफ का फर्स्ट लॉ। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, परासरण दाब के लिए वांट हॉफ का पहला नियम। अब वांट हॉफ का पहला नियम ये ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन से संबंध रखता है। वांट हॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। वांट हॉफ का लॉ जो पढ़ेंगे वो किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के लिए वांट हॉफ का नियम, वांट हॉफ का फर्स्ट लॉ है। और फर्स्ट लॉ में भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लॉ है और सेकेंड लॉ भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ही है। उन्होंने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो उसी सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा उस कंडीशन में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो चलिए सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे किए, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा, तो कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन सांद्रण को C से डिनोट कर लिए। विलियन का परासरण दाब पाई है और विलियन का परासरण दाब किसके समानुपाती, तो विलियन के मोलर सांद्रण, विलियन के मोलर सांद्रण के सीधा समानुपाती। लेकिन यहाँ पर किसे कांस्टेंट रखा जाएगा, तो जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा वो कौन है, तो वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, उस स्थिति में वांट हॉफ ने बोला जो हमारा सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह ऑस्मोटिक प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। तो नियत ताप पर विलयन का जो परासरण दाब है वो उसी के सांद्रण के सीधा समानुपाती होगा। ये फर्स्ट लॉ है वान हॉफ का। अगर इसी में आप चेंजिंग लाना चाहें, अगर इसको आप आगे लिखना चाहें, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, समानुपाती का चिन्ह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो बदले में इक्वलिटी साइन बराबर का चिन्ह आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो साथ में कांस्टेंट को k मान लिए और उसके बाद ये हो गया c। तो पाई इज इक्वल टू के सी, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है, और c क्या है, कंसंट्रेशन। एक बार फिर देख लीजिए, नियत ताप पर, तापमान को नियत रखना है, नियत ताप पर विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर उसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बदले में कांस्टेंट आया, तो पाई बराबर के सी। अगर आप इसको आगे लिखना चाहें पाई बराबर के सी को, तो यहां लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू ये सी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए आप बोलते थे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इस C के बदले में यहां पर लिख सकते हैं 1/V, जहां पर ये 1 क्या है, तो 1 एक नंबर है जो यूनिट उसके सोल्यूट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और बट्टा में ये V, C के लिए फॉर्मूला हो गया 1/V कंसंट्रेशन के लिए। सांद्रण के लिए फॉर्मूला 1/V, और उसके बाद कौन चीज, ये कांस्टेंट, K मतलब कांस्टेंट, यहां पर K के जगह पर लिख लिए कांस्टेंट। अगर आप इसको लिखना चाहें फिर से, तो यहां लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं भी को इधर ले आते हैं, पाई भी को इधर ले आए तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट लॉ था वान हॉफ का फर्स्ट लॉ। उन्होंने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा उस स्थिति में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सांद्रण के सीधा समानुपाती होगा। अब समानुपाती का चिन्ह हटाए तो बराबर का चिन्ह आया, बदले में कांस्टेंट आया, तो पाई बराबर के सी, जहां पर के कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है, सी का मतलब यहां पर मोलर सांद्रण है, और सांद्रण के लिए फॉर्मूला 1/V, और के जगह पर कांस्टेंट आ गया, भी को इधर ले आइए तो पाई भी बराबर क्या मिला, कांस्टेंट। तो ये वान हॉफ का फर्स्ट लॉ था, नियत ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के मोलर सांद्रण के सीधा समानुपाती होगा, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। ये सॉल्व किए, इसी को आगे बढ़ाए तो पाई भी बराबर कांस्टेंट आ गया, जहां पर पाई कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वान हॉफ का फर्स्ट लॉ था। अब फिर से देख लेते हैं वान हॉफ का सेकेंड लॉ क्या है। तो वान हॉफ के सेकेंड लॉ में भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ही बनाया गया। वान हॉफ का सेकेंड लॉ भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ही है। अंतर सिर्फ ये है कि फर्स्ट लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे थे, अब सेकेंड लॉ में कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, सांद्रण को नियत रखना। इससे पहले नियम में क्या था, पाई समानुपाती सी किए थे, अब क्या करेंगे, पाई समानुपाती टी करेंगे। कांस्टेंट किसको रखेंगे, तो कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। तो समानुपाती कौन कौन है, पाई है, और कौन है, टी है। तो कह सकते हैं नियत सांद्रण पर किसी विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होगा। मतलब एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहां पर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई हो गया। अच्छा, कौन यहां पर नियत रहेगा, तो कंसंट्रेशन नियत रहेगा, सांद्रण नियत रहेगा। तो चलिए सी को कांस्टेंट कर लिए, सी मतलब सांद्रण, कंसंट्रेशन, सांद्रण नियत है तो ये किसके समानुपाती होगा, तो ये परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर
टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होगा। तो एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नियत सांद्रण पर विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होगा। तो अब इसके परम ताप के समानुपाती हो गया। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाइए तो बराबर का चिन्ह आएगा, तो बदले में कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को k मान लिया, उसके बाद t हो गया। अब t को इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा पाई बट्टा t, ये गुणांक था भाग में हो गया, बट्टा t बराबर क्या बचा, तो बराबर बचा क्या, कांस्टेंट। ये k कांस्टेंट है। ये सेकेंड लॉ था। फर्स्ट लॉ में पाई c के समानुपाती था और सेकेंड लॉ में पाई t के समानुपाती। फर्स्ट लॉ में t कांस्टेंट था, सेकेंड लॉ में c कांस्टेंट है। तो बस घुमा फिरा के तीन चीजें तो आया है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, दूसरा c सांद्रण और तीसरा टेम्परेचर। तो जब पाई और सांद्रण को समानुपाती करेंगे तो पहला नियम हो जाएगा, तो वहां पर t कांस्टेंट, और जब पाई और t को कांस्टेंट करेंगे मतलब पाई और t को समानुपाती करेंगे तो उस समय c कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा नियम। तो पहले नियम में t कांस्टेंट था, दूसरे नियम में c कांस्टेंट है। पहला नियम में पाई समानुपाती c, दूसरे नियम में पाई समानुपाती t। अब क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों नियम को कंबाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कंबाइंड होने के बाद क्या होता है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, दोनों को अब कंबाइंड करने की बात है, दोनों लॉ को मिला देते हैं। अब यहां पर कंबाइंड लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वान हॉफ का नियम और कंबाइंड लॉ। कंबाइंड लॉ में क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को कंबाइंड कर देंगे। तो कंबाइनिंग द टू लॉज, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ में पाई समानुपाती c था और सेकेंड लॉ में पाई समानुपाती t था, दोनों को कंबाइंड करेंगे। देखते हैं कंबाइंड करने के बाद क्या होता है। पहले में t कांस्टेंट था, दूसरे में c कांस्टेंट था, किसी को कांस्टेंट नहीं करना। अब दोनों बदलेगा, c का भी वैल्यू बदल सकता है और t का भी वैल्यू चेंज हो सकता है। तो c और t, तापमान और सांद्रण दोनों में परिवर्तन आएगा, कोई नियत नहीं रहेगा। और जब दोनों में परिवर्तन आएगा उस कंडीशन में आप दोनों लॉज को किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसमें व्हेन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर बोथ आर चेंजिंग देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जब सांद्रण तथा ताप दोनों परिवर्तित हों। पहले नियम में आपने देखा t नियत था, दूसरे में c नियत था, लेकिन अब किसी को नियत नहीं रखना, बदल देना, बदलता रहेगा। तो जब सांद्रण तथा ताप दोनों परिवर्तित होंगे तो अब परासरण दाब क्या होगा, तब परासरण दाब क्या होगा। अब परासरण दाब के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो दोनों को कंबाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में क्या था, पाई समानुपाती c था, सेकेंड में क्या था, पाई समानुपाती t था। तो ये फर्स्ट हो गया पाई समानुपाती c, फिर से पाई समानुपाती t, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में क्या था, पाई समानुपाती t था, ये सेकेंड लॉ था। पाई समानुपाती c, पाई समानुपाती t। अब दोनों को कंबाइंड करना है। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद हो जाएगा पाई समानुपाती ct, क्योंकि यहां c भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और t भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों सीधा समानुपाती है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख लिए पाई समानुपाती ct। अब आपने पढ़ा है कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बदले में कांस्टेंट आएगा, तो बदले में जो कांस्टेंट आएगा उसको k मान लिए और kct। तो पाई बराबर kct, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है। इसको फर्स्ट सेकेंड
जो पहले से आया था यहां पर अब इसको थर्ड मान लेते हैं। पाई बराबर के सी टी, यहां पर के क्या है, वेयर, जहां के बराबर सॉल्यूशन कांस्टेंट, यहां पर यह के कहलाएगा विलियम स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट विलियम स्थिरांक, विलियम कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट के बदले में आप लिख सकते हैं स्थिरांक, स्थिरांक, ये स्थिरांक। तो कंबाइंड जब दोनों को करेंगे तब हो जाएगा पाई बराबर के सी टी, जहां पर के कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है और टी क्या है, टेम्परेचर है। यहां पर विलियन स्थिरांक है और यह विलियन स्थिरांक आइडियल गैस कांस्टेंट के सिमिलर होगा, आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। एंड के बराबर आर, आर यहां पर क्या है, तो आइडियल गैस कांस्टेंट, यहां पर जो आर है वह आदर्श गैस स्थिरांक है, आदर्श गैस स्थिरांक। एक बार फिर से देख लीजिए, पाई बराबर के सी टी, जहां पर के क्या था, तो कांस्टेंट था। इस के को कौन सा कांस्टेंट कहा गया, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा गया, विलियन स्थिरांक। और इस सॉल्यूशन कांस्टेंट विलियन स्थिरांक का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, जिसको डिनोट किससे करते थे, 11th में पढ़े थे आप, इसको डिनोट आर से करते थे। तो के किसके बराबर होगा, आर के बराबर, और आर क्या है, आदर्श गैस स्थिरांक। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा और आगे लिखते हैं। कंबाइंड लॉ मिल गया है पाई बराबर के सी टी। अब इस के सी टी को थोड़ा और आगे लिखते हैं, देखते हैं क्या अलग रिजल्ट आता है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं पाई बराबर के सी टी, ऐसा करते हैं सी के टी लिख देते हैं, सी को पहले लिखते हैं, के को बाद में, उसके बाद टी, पाई बराबर सी के टी। इसी को आप फिर से लिख सकते हैं, सी मीन्स कंसंट्रेशन, सांद्रण, और सांद्रण के लिए फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या बट्टा वॉल्यूम। तो सी के लिए फॉर्मूला n बट्टा v हो जाएगा, जहां पर n हो जाएगा मोलों की संख्या और ये v हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, आयतन। n बट्टा v किसके लिए हो गया, सांद्रण के लिए, c के लिए n बट्टा v, इसके बाद k और फिर से t। अब क्या करिए, इस v को लेफ्ट साइड ले आइए, यहां पर क्या था, पाई था, अब ये पाई के साथ आ जाएगा v, तो पाई v बराबर n k t। तो एक नया रिलेशन मिला, पाई v बराबर n k t, जहां पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, v हो गया वॉल्यूम, सॉल्यूशन का आयतन, विलियन का आयतन, n हो गया मोलों की संख्या, और उसके बाद k तो कांस्टेंट है और t क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसको 3 मान चुके हैं तो इसको 4 मान लेते हैं। यह इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन के समरूप है, आदर्श गैस समीकरण। याद करिए आपने पढ़ा था PV बराबर nRT। यह इक्वेशन, यह जो इक्वेशन है ये आदर्श गैस इक्वेशन के सिमिलर है, उसके जैसा है। तो लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज सिमिलर, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन था क्या, तो PV बराबर nRT। तो यह जो इक्वेशन है यह आइडियल गैस इक्वेशन के समरूप है, आदर्श गैस समीकरण के समरूप है। तो अब जब यह इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन के सिमिलर है तो कह सकते हैं कि ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका नेचर आइडियल गैस के नेचर के सिमिलर होता है। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए नेचर, जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे के सिमिलर हो गया, इस कंडीशन में नेचर लिख सकते हैं, नेचर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन,
जो हमारा विलियम था, जो तनु विलियम था, नेचर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलियन की जो प्रकृति होगी वह प्रकृति किसके समरूप होगी, किसके सिमिलर होगा, तो आइडियल गैस के सिमिलर होगा। तो नेचर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू या इज सिमिलर, सिमिलर लिखेंगे यहाँ, इक्वल नहीं होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा आइडियल गैस की, आइडियल गैस की। तो ये तनु विलियन की प्रकृति, तनु विलियन की प्रकृति, और तनु विलियन की प्रकृति किसके समरूप हो गई, तो आदर्श गैस के समरूप है, आदर्श गैस। इस प्रकार इस तनु विलियन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जा सकता है। तो ये जो हमारा तनु विलियन होगा इसे आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए, हेंस दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन is called ideal solution। इस प्रकार इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कहा जा सकता है, तो आइडियल सॉल्यूशन कहा जा सकता है। इस प्रकार इस तनु विलियन को आदर्श विलियन कहा जाता है, आदर्श विलियन कहा जाता है। तो इस तरह से वार्मथ हाफ का दो नियम, पहला नियम उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था तो पाई समानुपाती C, दूसरा नियम उसमें सांद्रण नियत था, कंसंट्रेशन कांस्टेंट था तो पाई समानुपाती T हो गया, और जब दोनों को मिलाए तो कंबाइंड लॉ हो गया। और इस स्थिति में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये पाई समानुपाती हो गया CT। समानुपाती का चिन्ह हटाए तो C और T के साथ में एक और आया K, जो कि कांस्टेंट हुआ, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और यह सॉल्यूशन कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के सिमिलर होगा और R के इक्वल हो जाएगा। और उसको थोड़ा और आगे सॉल्व किए तो उस सॉल्यूशन का जो इक्वेशन मिला वो मिला पाई V बराबर NKT, जहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम है, N मोलों की संख्या है, K कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा इसका वैल्यू, और T हो गया टेम्परेचर। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर से 3 टर्म और है। अभी हम लोग एक बार फिर से मानते हैं कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ही संबंध रखता है यह 3 अलग अलग चीज। इसमें अभी हम लोग जानेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 3 और टाइप है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। और ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक ये तीनों डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। इसलिए पहले 2 सॉल्यूशन मानेंगे, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं और फिर तब कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, और किसे कहा जाएगा आइसोटोनिक। टॉनिक की बात करते हैं, 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, उस तीनों को देखना होगा। एक हो जाएगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हो जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप, ये तीनों है क्या, तो ये तीनों सॉल्यूशन ही है, ये तीनों विलियन है। एक है हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। हिंदी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, फिर भी हिंदी नाम भी है। अति परासरी, अल्प परासरी, सम परासरी, इस तीनों की बात करते हैं। उससे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। लेट अस कंसीडर
टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। मान लेते हैं कि हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन ए है, दूसरा विलयन बी है, और यहां ये भी मान लेते हैं कि विलयन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर है हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए एंड पाई बी। We have two solutions A and B having osmotic pressure pi A and pi B। दो विलयन है, माना कि दो विलयन A तथा B हैं जिनके परासरण दाब पाई ए तथा पाई बी हैं। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ। एक कंडीशन यहां तैयार कर लेते हैं दोनों सॉल्यूशन का। इसमें सॉल्यूशन ए है और बगल में एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन बी। दो अलग अलग सॉल्यूशन, इधर सॉल्यूशन ए है, इधर सॉल्यूशन बी है। दो अलग अलग सॉल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई ए है और सॉल्यूशन बी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई बी है। ऑस्मोटिक प्रेशर के कंडीशन से ही आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा। यहां पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि इसमें मान लेते हैं पहले कंडीशन में कि ए का ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई ए है वो ज्यादा है बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से। दो सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए, सॉल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी। और यहां जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिस सॉल्यूशन का परासरण दाब कम होगा, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ध्यान रखिएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो कहलाएगा हाइपरटोनिक। दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसमें से दोनों में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपर होगा, जिसका कम होगा वो हाइपो होगा। जिसका ज्यादा है उसके लिए हाइपर बोलेंगे, जिसका कम है उसके लिए हाइपो बोलेंगे। अब इस दोनों को यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? तो हाइपर। यहाँ जो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ए यहाँ पर जो ए है, ए कौन सा सॉल्यूशन होगा, बी कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो यहां पर ए हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब होता अति पराशरी, अति पराशरी। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो होगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब अल्प, अति मतलब जो ज्यादा है, अल्प मतलब जो कम है, अल्प पराशरी विलयन। तो दो सॉल्यूशन है, उसमें से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका ज्यादा है वो हाइपर होगा, जिसका कम है वो हाइपो होगा। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि जो आइसो वाला था ये क्या होगा। तो
तो आइसो का मतलब सेम होता है। यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी। सम का मतलब बराबर, आइसो मतलब भी बराबर ही होता है, सेम ही होता है। तो वो कंडीशन भी लिख लेते हैं। दो सॉल्यूशन, अगर दोनों सॉल्यूशन, यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई किए थे कि पाई ए पाई बी से ज्यादा हो जाए, लेकिन अगला कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ, यदि पाई ए osmotic pressure of A is equal to the osmotic pressure of B, then यदि पाई ए किसके बराबर हो जाए, पाई बी के बराबर हो जाए, मतलब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जब बराबर होगा, उस स्थिति में ए और बी दोनों कहलाएगा कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन A and B are called isotonic solutions. Isotonic solutions. आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी। समपरासरी तो जब किसी दो विलयन में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो क्या कहलाएगा, सेम रहने के बाद आइसोटोनिक। समपरासरी जिसका ज्यादा है हाइपर है, जिसका कम है हाइपो है, जिसका कम है हाइपो, जिसका ज्यादा है हाइपर, और जब दोनों का सेम है तो आइसोटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक कंसेप्ट वांट ऑफ लॉ, और इस लॉ को लेकर के एक फॉर्मूला सामने आया, पाई भी बराबर सी, या पाई भी के लिए आप लिख सकते हो पाई भी बराबर, एक फॉर्मूला शुरू में था पाई भी बराबर एन के टी, और शुरू में लिखे थे पाई बराबर सी के टी, तो सी के टी को ही चेंज किए थे तो पाई भी बराबर एन के टी मिला था। और ये आइडियल गैस इक्वेशन के सिमिलर है, समरूप है। अगले क्लास में आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा जो कि इसी फॉर्मूला पे होगा।